वेलकम टू माय चैनल सेक्रेटरीज अहेड। तो मैं आपको बता दूं, आज हमारी बिजनेस लॉ की MMPC 013 की सेकंड क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हमारी एक क्लास हो चुकी है जो हमने पूरी डिटेल्स में पढ़ी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले आप मेरी फर्स्ट क्लास देखना, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करना, क्योंकि वो बेसिक क्लास है। अगर आपने वो नहीं पढ़ी, वो नहीं देखी, तो फिर आगे चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएगा। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ उस कैटेगरी में मत आना जो एक एग्ज़ाम के एंड पे जाके बुक खरीदते हैं और फिर वो पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ो तो एक अच्छे लेवल पे पढ़ो। आपको रूल्स रेगुलेशन लॉ की नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप बिजनेस लॉ को समझोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं और ब्लॉक 1 को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं MMPC 013 की सेकंड यूनिट। कौन सी यूनिट? सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात डिक्लेयर करना चाहता हूं कि इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके आप उसको ईज़िली देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके ईज़िली उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि वो वीडियो जो है वो पूरी बेसिक है और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं। तो जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे, मुझे नहीं लगता आगे पढ़ने की कोई नीड होगी। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, ऐसे समझने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ठीक है, आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद आप इस वीडियो पे आना। और हाँ, अब वो लोग जो मेरी वीडियो ऑलरेडी वो देख चुके हैं, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ क्या होता है ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लॉ क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस लॉ की। किसकी? प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस लॉ क्या है, क्यों है? इसका मतलब है जब भी बिजनेस लॉ बनेगा तो कौन कौन सी बातें होंगी जो दिमाग में रखनी है लॉ मेकर को, ठीक है। मतलब जो लॉ मेकर है, जो लॉ बनाता है, उसको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए चलना है। पहला कौन सा प्रिंसिपल है? लॉ एंड मोरालिटी। कौन सा? लॉ एंड मोरालिटी। लॉ एंड मोरालिटी क्या कहती है कि जो भी बिज़नेस लॉ बनेगा, जो बिज़नेस लॉ का एक्ट बनेगा, रूल्स बनेंगी, रेगुलेशंस बनेंगी, उनको बनाते टाइम पे हमको ये याद रखना है कि हमको मोरालिटी को फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए, नेचुरल लॉ स्कूल क्या कहता है कि लॉ का मतलब क्या है, क्या सही है। तो लॉ जो है वो बेस्ड होता है दो चीज़ों पे, एक है मोरालिटी, एक है एथिक्स। इसमें क्या होता है, हम लोग रीजंस को यूज़ करते हैं कि क्यों बनना चाहिए लॉ, ठीक है। और हम चूज़ करते हैं गुड्स एंड एविल, मतलब क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन होगा। मतलब कि आपको ये चीज़ नहीं करनी, लॉ के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया तो पेनल्टी होगी। इस तरीके से चीज़ें लिखी जाएंगी, जो मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको मानना पड़ेगा। और जो मोरालिटी है, इसको कैसे अचीव किया जाता है? लेटर एंड स्पिरिट से, ठीक। अब हम सेकंड बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस ऑफ कोर्स सी बात है, सोसाइटी का एक पार्ट है। हम सबको पता है कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो बिज़नेस का जो रिलेशनशिप होता है वो किन किन लोगों के साथ होता है? पहला, कस्टमर्स, वर्कर्स, वेंडर्स, मार्केटर्स। आई होप आपको ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो सबको पता होंगी कि एक बिज़नेस का जो रिलेशन होता है वो इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। और ये तो चलो हमको बुक में दिया गया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बिज़नेस का रिलेशन जुड़ा होता है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं फिर एक बिज़नेस की। तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी कि सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर एम्प्लॉयज़, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और सोसाइटी से जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो उनका सस्टेनेबल यूज़ करो। मतलब ये नहीं है कुछ भी वेस्टेज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ अच्छे वे में चलेगा, उसके हिसाब से आपको बिज़नेस करना है। अब बात करते हैं हाउ अ पर्सन मस्ट बिहेव। हाउ अ पर्सन मस्ट बिहेव का मतलब क्या है? हाउ अ पर्सन मस्ट बिहेव यानी कि जो बिज़नेस लॉ बनेगा उसके अंदर ये बताओ कि एक पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा। अब बात करते हैं लॉ की। तो लॉ जो है वो परमिट कर सकता है एक ऐसा बिहेवियर दैट सम फील इट्स रॉन्ग, मतलब लोगों को लग सकता है कि वो गलत है।
मतलब लॉ जो है, जो बिजनेस लॉ बनेगा, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को परमिट किया जा सकता है जो लोगों की नज़रों में गलत है। अब आप कहोगे कि इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल मैं आपको अभी नीचे दूंगा अच्छे से। अब देखिए, एंड जो क्या है वो क्रिमिनलाइज एक्ट दैट सम फी आर राइट, मतलब फील आर राइट, मतलब कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लोगों को सही लग रहे हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो लोगों को गलत लगते हैं। अब फॉर एग्जांपल यार, मेरे सामने कोई चीज़ हो रही है तो उसका मेरे दिमाग में एक राइट इफ़ेक्ट भी होगा, एक रॉन्ग इफ़ेक्ट भी होगा। हो सकता है मेरे लिए वो सही है और सामने वाले के लिए वो गलत है, मेरे लिए सही है, सामने वाले के लिए गलत है। तो ऐसा लॉ में भी होता है कि लॉ जो है कुछ लोगों के लिए अच्छा है और कुछ लोग उसको बुरा भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जो है वो प्रोहिबिट किया है 14 ईयर्स से, जितने भी बिलो 14 ईयर्स चाइल्ड है ना, उनको वर्क करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए साफ प्रोहिबिटेड किया गया है। लेकिन ये भी बोला गया है कि 14 ईयर्स से जो अबव हैं बच्चे, वो अपना काम करके अपना पैसा कमा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये देखा जाए तो कहीं ना सही भी है और कहीं ना कहीं लोग इसको गलत भी मानते हैं। वो सोचते हैं कि यार बच्चा ही तो है, 14 साल का बच्चा। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात बताओ, अगर कोई एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स नहीं है और गवर्नमेंट भी कह रही है कि चलो ठीक है भाई 14 ईयर से अबव भी आप प्रोहिबिटेड हो काम करने के लिए, तो बताओ वो कहाँ रहेगा? आप मुझे इस चीज़ का आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में कि वो कहाँ रहेगा अगर आपकी नज़रों में ये चीज़ गलत है। मैंने क्या बोला? 14 ईयर से अबव। 14 ईयर से नीचे, बिलो, वो तो प्रोहिबिटेड है, उनको तो बच्चे मानते हैं बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। लेकिन मेरा मतलब है 14 ईयर से अबव बच्चे जो हैं, अगर उनको गवर्नमेंट काम करने के लिए मना कर दे तो आप मुझे बताओ वो कैसे पैसा कमाएंगे और कैसे रहेंगे अगर उनके पेरेंट्स नहीं है या आसपास कोई नहीं है किसी के पास आंसर? अगर मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो ठीक ही है और गलत भी है थोड़ा बहुत। ठीक इसलिए है क्योंकि यार अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि उनको अलाउंस है, उनको अलाउ है किस चीज़ का? टू अर्न लिविंग, मतलब ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग, तो पैसा कमाने का भी तो अधिकार है। आप अर्निंग कीजिए और अपनी लाइफ को जियो और जीने दो, ठीक? तो ये हो सकता है किसी के लिए गलत हो और किसी के लिए सही हो, बट कभी भी कोई भी लॉ एक व्यक्ति को देख के नहीं बनता, उसके लिए हमको पूरी सोसाइटी को देखना पड़ता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की। थर्ड प्रिंसिपल है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या है? ये एक तरीके का प्रेसिडेंट है। अब देखो, यहाँ बात आती है उन बच्चों की जो मेरी वीडियो पहले देख चुके हैं। अब वो वीडियो देखेंगे ना, वो समझ जाएंगे कि प्रेसिडेंट का मतलब क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि प्रेसिडेंट का मतलब क्या है। नहीं पता तो मैं दोबारा बता दूं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि ऑलरेडी जज ने किसी केस को सॉल्व कर दिया है, ठीक है, और आज एक ऑफेंस हुआ है और वो सेम टू सेम वैसा ही ऑफेंस है जो पहले किसी जज ने सॉल्व किया है, तो हम उसके डिसीज़न को आज के ऑफेंस में डिसीज़न दे देंगे। यानी कि प्रेसिडेंट का मतलब होगा कि जज के डिसीजंस को लॉ बना लेना। जज का जो डिसीज़न है, जो जज ने बनाया है, जो पहले कोई केस को सॉल्व किया था, उस डिसीज़न को उठा के आज के डिस्प्यूट में डाल देना, ये होता है क्या? प्रेसिडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं फिर बोलूँगा, आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। प्रेसिडेंट्स कौन क्रिएट करता है? जजेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो कॉमन लॉ हैं, ये डिवाइडेड हैं लॉ कोर्ट के अंदर, इक्विटी कोर्ट के अंदर और मर्चेंट कोर्ट के अंदर। ये तीनों के बारे में मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। ये मैं देखो, हर चीज़ को ना मैं कनेक्शन वाइज लेके चल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। इससे पहले वाली वीडियो को देखो पहले, अगर वो समझ आएगी तो ये वीडियो समझ आएगी। अगर आप सीधे इस वीडियो को देखोगे तो ये वीडियो नहीं समझ आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल की, नेचुरल लॉ। लॉ का बेस्ड क्या है कि क्या सही है, व्हाट इज़ राइट।
तो ये हमने पहले प्रिंसिपल में ही बात की थी कि जो लॉ जो है वो बेस्ड है किस पे, मोरालिटी एंड एथिक्स के ऊपर, ठीक है, मोरालिटी एंड एथिक्स के ऊपर। और फिर मैंने बात की थी यूज ऑफ रीजंस की, चूजिंग बिटवीन गुड्स इविल एंड मोरल बेसिस पे आता है। जो गुड है वो क्या है कि गुड इज़ टू बी डन प्रमोटेड एंड इविल जो होगा उसको अवॉइड किया जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल की, कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल। कॉन्ट्रैक्चुअल प्रिंसिपल से आपको पता चल रहा होगा कि जब भी बिजनेस लॉ बनेगा तो उसके अंदर हमको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी प्रोविजंस स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जो क्रिएट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज़। अब मैं बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, उसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज एच। सेक्शन 2 क्लॉज एच कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल किया जाता है बाय लॉ, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, और इक्विटी। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं बताऊंगा मैं आपको, एकदम से नहीं, हर चीज़ कनेक्शन से चलेगी। अभी आप इसको सिर्फ याद करो। अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली बाइंड होता है पार्टीज़ के ऊपर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम 2 पार्टीज़ की नीड होती है। कितनी पार्टीज़ की नीड होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? 2। एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। ऑफरर जो होता है वो ऑफ़र करता है ऑफरी को, ठीक है, और जो ऑफरी होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे या नहीं। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या है बिजनेस लॉ का, इक्विटी एंड फेयरनेस। यानी कि बिजनेस लॉ जो भी बनेगा वो इक्विटी के साथ होना चाहिए और फेयरनेस के साथ होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, सबको एक जैसा ट्रीट करना है। और लॉ जो लॉज होते हैं ना वो वेरी करते हैं एक बिज़नेस के साइज़ से और बिज़नेस के नेचर से। अब कैसे, इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है कंपनीज कॉर्पोरेट के द्वारा जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जाता है। ये तो आपको हो गई एक नॉर्मल हिंदी में एक 2-3 वर्ड की डेफिनेशन कि CSR क्या होता है। अब बात करते हैं लीगली। फ्रेंड्स, CSR जो है वो जब से फेमस हुआ है, जब से इसको लीगली बाइंड किया गया है। कैसे? इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगाता है कि अगर कोई भी कंपनी नीचे दिए गई लिमिट में अगर फॉल करती है देन उसके ऊपर CSR एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब उस कंपनी को CSR के अकॉर्डिंग कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और अपना कुछ नेट प्रॉफिट का अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट, या तो वो नॉर्मल कैश की फॉर्म में दे सकती है या फिर उससे रिलेटेड आपको कोई फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। मतलब आपको एक तरीके से सोशल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। अब वो सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल में गिवन है, कौन सी नहीं है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट की कि CSR किन कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, अगर किसी की टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 1000 करोड़ और मोर है, या फिर और, मैंने क्या लिखा, और, या तो ये वाली लिमिट है या फिर ये वाली लिमिट, या तो उस कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अब मैंने क्या बोला फिर, या तो ये हो सकता है टर्नओवर, या फिर नेटवर्थ उसकी 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर कोई भी कंपनी इन 3 लिमिट में से किसी भी लिमिट में फॉल हो जाती है तो उस कंपनी के ऊपर CSR अप्लाई हो जाता है। और जब CSR अप्लाई हो जाता है तो उस कंपनी को उस ईयर के अंदर मिनिमम 2% किस चीज़ का, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, यानी पहले आप 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालो, ठीक है, उसके बाद उसका 2% जो होगा उतना आपको CSR एक्टिविटीज़ के अंदर देना पड़ेगा, अपना पार्टिसिपेट रखना पड़ेगा, अपना कंट्रीब्यूशन रखना पड़ेगा। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 135। तो ये अब आप देखो, इसका मतलब क्या था कि लॉस वेरी करते हैं कंपनी बिजनेस के साइज से और नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से।
अब हम बात करते हैं कि स्टैच्यूज अंडर बिजनेस लॉ, मतलब कि बिजनेस लॉ के टाइप्स भी बोल सकते हैं हम इसको। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यार। बिजनेस लॉ के क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, ये बताता है कि जितने भी इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू होंगे। ये इंग्लिश लॉ का ओरिजिन है। अब इंग्लिश लॉ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए यार। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो पता होना चाहिए यार, वरना एमबीए करने का मज़ा कहाँ है, ठीक है। वरना तो, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस ढंग से देखोगे ना, इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ कि बिज़नेस लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नहीं बोल सकता मैं, बट बिज़नेस लॉ से रिलेटेड आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना अगर, और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन देखोगे तो आपको कभी ना कभी तो मेरी याद आएगी ज़रूर, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग एंड फॉर्मेशन से रिलेटेड, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ड्राफ्टिंग क्या है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किए जाएंगे, किस तरीके से फॉर्मेशन किए जाएंगे, ठीक है। इसमें आता है लॉ ऑफ एजेंसी, बेलमेंट, गारंटी, इंडेमनिटी, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ आप अपने इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो, बस थोड़ा थोड़ा समझो, क्योंकि डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश लॉ का सोर्सेज क्या होता है। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये इंग्लिश लॉ क्या है। मैंने आपको बताया था ना इससे पिछले वीडियो के अंदर कि बिज़नेस लॉ के सोर्सेज होते हैं, कि कहाँ कहाँ से हम बिज़नेस लॉ को बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आगे बताई थी, प्रेसिडेंट्स बताए थे, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो सेम टू सेम क्या होता है ना, उसमें इंग्लिश लॉ भी आता है, कि इंग्लिश लॉ का भी सोर्स उठा सकते हैं हम लोग। अब इंग्लिश लॉ का क्या सोर्स है, अब आप मुझे बताओ इंग्लिश सोर्स क्या है। भाई इंग्लिश लॉ तो वो है ना जो ब्रिटिश रूल के थ्रू बनाए गए थे, या फिर अब जो वहाँ पे बन रहे हैं वहाँ से सोर्स उठा के हम अपने यहाँ के लॉ के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ क्या होता है, कॉमन लॉ, प्रेसिडेंट हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था। लॉ मर्चेंट, ये है इम्पोर्टेंट, लॉ मर्चेंट, बिजनेस लॉ जो है वो लॉ मर्चेंट का पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सब कुछ एक बराबर समझो। स्टैच्यू लॉ उठा सकते हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेचर के थ्रू बने हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ। अब मर्केंटाइल लॉ कौन सा होता है, कॉमर्शियल लॉ। कौन सा, कॉमर्शियल लॉ। हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं तो बिजनेस क्या है, कॉमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है, ये कॉमर्शियल लॉ है। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की, तो इसके अंदर सोर्सेज होते हैं इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, या फिर इनैक्टेड बाय इंडियन लेजिस्लेचर। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन लेजिस्लेचर के द्वारा जो मर्केंटाइल लॉ बने हैं वो हम इंडिया के अंदर पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट्स हो गए, या कस्टम हो गया, या ट्रेड यूजेज हो गए। कस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना आपको जब भी समझ आएंगी अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है। नहीं देखी तो नहीं समझ आएंगी, और मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो वीडियो बना चुका हूँ। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखो, उसके बाद ही वीडियो देखना। अब बात करते हैं इंडियन लेजिस्लेचर ने कॉमर्शियल लॉज कौन कौन से बना रखे हैं। जैसा कि अभी पढ़ गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये सब क्या हैं, ये सब हैं बिजनेस लॉज। क्या हैं, बिजनेस लॉ, इंडियन लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए, ओके। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सिर्फ लगता है गुड्स पे। किस पे लगता है, गुड्स पे। किस पे लगता है, गुड्स पे। गुड्स का जब आप सेल करोगे तो ये सिर्फ जब ही लगेगा। और पहले ये जो था ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 में इन्वॉल्व था, सेल्स ऑफ गुड्स। फिर इसको स्पेसिफाई अलग ही कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटेक्ट द फंक्शन। प्रोटेक्ट द फंक्शन किसका, राइट, किसका प्रोटेक्ट फंक्शन करता है, राइट ऑफ बायर और सेलर का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने गुड्स की ओनरशिप तो फिर ये लगेगा, और अगर आप रेमेडीज़ लेना चाहते हो इस एक्ट के अंदर तो ये लगेगा। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पता चल जाएगा आपने, आप अगर आप इस चैनल को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो ना, तो अभी कमेंट करना मेरे को, पता है क्या करना, अगर आप सीरियस हो तो करना, वरना मत करना। अगर मेरे पे कमेंट आएगा मैं समझूंगा कुछ बच्चे सीरियस हैं, वरना नहीं है,
कमेंट ये है, ये हमने पढ़ा सेल ऑफ गुड्स, यानी कि कभी भी गुड्स का सेल होगा जो फिजिकल फॉर्म में है तो ये वाला एक्ट लगेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर आप सर्विसेज को सेल करते हो तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। कहीं से भी ढूंढो, गूगल से ढूंढो, मुझे इस चीज़ का आंसर दे देना, मुझे पता चल जाएगा इस क्लास के बच्चे कितनी सीरियस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट की। ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ही आता है। कैविएट एम्प्टर, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। जो कैविएट है उसका मीन्स है बी अवेयर, एंड एम्प्टर मीन्स होता है बायर, यानी कि लेट द बायर बी अवेयर। अब हम बात करते हैं कि ये कहना चाहता है कि जो बायर है उसकी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब भी गुड्स का परचेस करे, वो जब भी गुड्स का परचेस करे भाई साहब केयरफुल होके रहे, केयरफुल होना चाहिए वो। अब जैसे हम लोग हैं भाई, आज की डेट में हम तो सब बायर्स ही हैं, कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से ये कहना चाहता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी हम गुड्स का परचेस करें तो हम ये चीज़ देखें कि क्या चीज़ मतलब उसका बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही, उसके डिफ़ेक्ट्स क्या हैं। मतलब मेन बात ये कहना चाहता है कि उस गुड्स का डिफ़ेक्ट देखने की जिम्मेदारी हमारी है। जो सेलर है वो नहीं बताएगा कि भाई हमारे गुड्स में ये डिफ़ेक्ट है, ये चीज़ है, ये चीज़ गलत है, वो नहीं बताएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर राजू। ठीक है, मिस्टर राजू ने एक ब्लू बुल ली। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वो नाम लिखा नहीं। उसने ब्लू बुल की एक कैन खरीदी, किससे? अखिलेश से। और अखिलेश ने उसको बोला कि इसको जब आप पियोगे ना तो आप जो है वो फ्लाई करने लगोगे, उड़ने लगोगे। तो ये खुश हो गया, इसने ख़रीद ली। इसने सोचा वाह अब मैं इसे पीऊँगा और मैं उड़ूँगा, मैं ब्लू 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 हो जाऊँगा और फिर मैं गाना गाऊँगा आज ब्लू है पानी पानी। ठीक है, तो मिस्टर राजू कैन नॉट रिकवर डैमेज फ्रॉम सेलर। समझे इसका मतलब मिस्टर राजू जो है वो डैमेज क्लेम नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, इफ़ प्रोडक्ट फेल्स टू मीट हिज एक्सपेक्टेशन, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो उड़ेगा, लेकिन जब उसने ब्लू बुल पी तो उसको पता चला कि भाई यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, मतलब मैं उड़ नहीं रहा, मतलब मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। तो मतलब ये क्या है कि मतलब अनफिट है उसको, मतलब ऑर्डिनरी यूज़ के लिए, समझ रहे हो। तो उस चीज़ के लिए सेलर की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो सारी चीज़ें बताएगा कि हमारे गुड्स में ये है, ये ऐसा है। नहीं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और स्टोरेज की मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है, ठीक है, और डायरेक्शंस वगैरह तो स्पेसिफाई की जाती हैं, मेंशन होती हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो तो लीगली करना पड़ता है। लेकिन मेरी बात है कि जो उसके अंदर डिफ़ेक्ट्स हैं, वो डिफ़ेक्ट्स अगर बायर ने देख लिए तो ठीक है, डिफ़ेक्ट्स अगर नहीं देखे तो वो सेलर के पास जाके अपना अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता, अपना डैमेज रिकवर नहीं कर सकता। ये बात ये लॉ, ये डॉक्ट्रिन बोलना चाहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की। तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, ये डिफ़ाइन करता है प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। ये देखो 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड है नहीं। ठीक है, इसको बस आप याद करो आराम से। अब बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है? ऑफ कोर्स से बात है, अगर कोई पार्टनर्स हैं, मतलब कुछ 2 से ज़्यादा लोग हैं और वो मिलके एक बिज़नेस करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि यार कंपनी ना बना के हम पार्टनरशिप फर्म बना लें, तो पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए उनके ऊपर कौन सा लॉ लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो फ्रेंड, ये जो लॉ है ना, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके थ्रू बहुत सारी LLPs वगैरह क्रिएट होती हैं, जो मतलब कंपनी नहीं बनना चाहती बट कंपनी वाला बेनिफिट लेना चाहती हैं।
तो उसके लिए वो LLP बनाते हैं। तो जब भी LLP का क्रिएशन होगा उसको रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ऑल्टरनेटिव कॉरपोरेट बॉडी होती है ये। यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती हैं, लेकिन अगर हम यही बात करूँ मैं इसकी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती हैं। यहाँ पे लिमिटेड है, ठीक। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की, जिसको मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? पर कंपनीज़ के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कंपनीज़ का एक्ट है। यानी कि जब भी कोई, अब देखो यहाँ ऊपर था, अगर कोई पार्टनरशिप बनाएगा तो ये एक्ट लगेगा, अगर कोई LLP बनाएगा तो ये एक्ट लगेगा, तो अगर कोई कंपनी बनाएगा तो कंपनीज एक्ट 2013 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब कंपनीज़ का जो फॉर्मेशन होता है तो ये एक्ट लगेगा। इंडिया के अंदर किसी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी का मर्जर होता है, अमलगमेशन हो। अब देखो ये दोनों वर्ड्स हैं, ये मैं अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हो रहा है तो कंपनीज एक्ट लगेगा। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास ना कंपनी की डिटेल्स होती हैं, वहाँ पे कंपनी के नाम होते हैं, वो लिखे जाते हैं एक रजिस्टर के ऊपर कि हाँ ये कंपनी आज की डेट में एक्टिव कंपनी है। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ना अपना ऑपरेशन ठीक नहीं करती, अपनी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ नहीं करती, तो ROC क्या करती है, उसका नाम जो है ना वो अपने रजिस्टर पे से हटा देती है और उस कंपनी को इनएक्टिव कर देती है। और वाउंड अप का मतलब क्या होता है? कंपनी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ये जो है अप्लाई होता है सारी कंपनीज़ के ऊपर, चाहे वो पहले के एक्ट में ही क्यों ना फॉर्म की हो। अब फॉर एग्जांपल ये तो 2013 की बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कंपनीज एक्ट 1986 था। तो कंपनीज एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग वो कंपनीज फॉर्मेशन हुई होंगी, तो वो कंपनीज एक्ट उस एक्ट के थ्रू फॉर्मेशन हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आज 2013 चल रहा है तो ये वाला लॉ भी उन कंपनीज़ पे एप्लीकेबल हो रहा है। यानी कि आज की डेट में जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो किसी भी एक्ट में बनी हों, उन सब के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। ये इसका मतलब है। CSR एक्टिविटीज़ बताता है, कंपनीज एक्ट 2013 पेनल्टीज़ बताता है, इम्प्रिजनमेंट बताता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर बताता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉ की। तो मैं आपको बता दूं, लेबर लॉ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है, 2019 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ नए कोड। तो जो लेबर लॉ है, एम्प्लॉयमेंट लेबर लॉ है, ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, गवर्न करता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप को, कि भाई दोनों का रिलेशन ख़राब ना हो। तो हम इनको रेगुलेट करते हैं कि एम्प्लॉयर को ऐसा करना पड़ेगा और एम्प्लॉय को ऐसा करना पड़ेगा। तो इसके लिए 4 तरीके के कोड बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट, कोड ऑफ वेजिस 2019, सेकंड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, थर्ड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 एंड फोर्थ, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020। अब हम बात करते हैं टैक्स लॉ की। तो टैक्स लॉ क्या है? आप सबको पता है यार, आप सब लोग जॉब करते होंगे, कुछ लोग, या कुछ जॉब नहीं करते, उनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ITR फाइल करते हो। तो ITR फाइल करते हो, अपने टैक्स पे करते हो, तो आपके ऊपर एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है टैक्स, कि आपको देना ही पड़ेगा। ये कब लेविड होता है? इनकम के ऊपर होता है, कैपिटल गेन हुआ, आपको सेल हुआ प्रॉपर्टी के ऊपर। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम कौन सी इनकम होती है? जो आप सैलरी इनकम ले रहे हो वो इनकम। कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स को जब आप सेल करते हो तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आपने सेल किया अच्छे दामों में, तो आपका जो वो, क्योंकि प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है आपकी, तो वहाँ से आपको कैपिटल गेन होता है। अब बात करते हैं सेल्स। कोई चीज़ आपने सेल की तो उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट वगैरह हुआ तो आपके ऊपर लगेगा। अब यहाँ पे अब आप कहोगे दीपक आपने तो कैपिटल गेन्स के ऊपर प्रॉपर्टी बताया, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी का सेल कर रहे हो। ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते हो या फिर सेल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आप सबको पता है इनकम टैक्स होता है, जो आप डायरेक्टली खुद
आप खुद जाके गवर्नमेंट को ITR फाइल करके अपना टैक्स पे करते हो। और डायरेक्ट टैक्स जो है वो किस एक्ट के रेगुलेशन पे चलता है, किस एक्ट पे चलता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका GST एंड कस्टम ड्यूटी। अब GST क्या होती है भाई? GST होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और कस्टम ड्यूटी होती है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और वहीं GST जो है वो आपका विद इन दी बाउंड्री, मतलब जो आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो भी आप गुड्स को सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उस पर हम GST लगाते हैं। वन नेशन वन टैक्स, GST। अब GST किससे चलता है? GST एक्ट से। GST एक्ट में कौन कौन से आता है? CGST, SGST, IGST, UTGST। ये क्या होते हैं? अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। GST कंपनसेशन सेस एक्ट। कस्टम के लिए आता है कस्टम टैरिफ एक्ट। अब बात करते हैं एंटी ट्रस्ट लॉ। एंटी ट्रस्ट लॉ के अंदर आता है कंपटीशन एक्ट 2002। ये इतना इम्पोर्टेंट एक्ट है ना आज की डेट में, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन आज की डेट में हर किसी का है, चाहे वो बिज़नेस हो, और बिज़नेस लेवल पे तो हर किसी का कंपटीशन होता ही है। कंपटीशन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लोग कंपटीशन में आके ना झगड़े करते हैं और मतलब स्ट्रैटेजी गलत यूज़ करते हैं। तो कंपटीशन एक्ट 2002 ने बोला है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे फेयर कंपटीशन इन मार्केट, यानी कि आप कुछ गलत चीज़ करके कंपटीशन नहीं कर सकते। आपको हम जैसे रेगुलेट करेंगे बिजनेसेस को, उसके हिसाब से ही आपको कंपटीशन करना है। तो ये एक्ट जो है सेफगार्ड करता है किसके इंटरेस्ट को? इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को, ठीक है। ये गारंटी देता है फ्रीडम टू ट्रेड टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं, अगर उसका एडवर्स इफेक्ट आता है कंपटीशन के ऊपर तो उसको रेगुलेट करेगा। यूज़ ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस। अब एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और वो जो है वो जाइंट कंपनी है, ठीक है। तो जाइंट कंपनी जो होती है ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो जाइंट है, तो वो अगर डोमिनेंस, तो उसका डोमिनेंस है, तो अगर वो इसका गलत यूज़ करेंगे, एब्यूज़ करेंगे उसका, तो फिर कंपटीशन एक्ट आएगा कि भाई ऐसे कैसे, आपकी मोनोपोली है तो कुछ भी करोगे, हैं कुछ भी करोगे आप, ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलती हैं तो वो अपना बनाती हैं, ठीक है, अपनी नई एंटिटी बना सकती हैं। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसको रेगुलेट करना है। अब बात करते हैं इसके अंदर ना एक CCI होती है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इसके अंदर डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व करते हुए देखते हैं और अपनी रेगुलेशंस वगैरह बनाते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस लॉ की। फाइनेंस लॉ क्या है? ये रिड्यूस करता है रिस्क को, लिक्विडिटी की हेल्प करता है, क्रेडिट की, एक्सचेंज रेट को देखता है, चार्जेस एंड प्लेज। अब चार्जेस एंड प्लेज क्या होता है, ये भी क्या होता है, सब हम आगे पढ़ेंगे, बट मोटा मोटा बता दूं कि चार्ज का मतलब होता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसको चार्ज किया है, यानी कि गिरवी टाइप का समझ लो आप, ठीक है। अब बात करते हैं तो फाइनेंस लॉ होता है, इसका रेगुलेटर कौन है? RBI, यानी कि यहाँ पे रेगुलेशंस कौन बनाएगा? RBI। अब बात करते हैं सिक्योरिटीज़ लॉ एंड रेगुलेशंस की। अब मैंने यहाँ पे बोला सिक्योरिटीज़ लॉ एंड रेगुलेशन, जिसने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सिक्योरिटी लॉ के अंदर लॉ तो ऑलरेडी बन चुका है, तो रेगुलेशंस वर्ड क्यों यूज़ हुआ भाई? रेगुलेशन इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि रेगुलेटर जब भी रेगुलेशन बनाएगा तो रेगुलेशन बोलते हैं, और सिक्योरिटीज़ लॉ का रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट लॉ एंड रेगुलेशन। अब देखिए सिक्योरिटीज़ लॉ कब लगता है? फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी जब प्राइमरी मार्केट में पहली बार एंट्री लेती है ना, तो IPO से लेती है, IPO से, ठीक है। IPO की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। जब IPO से कोई कंपनी एंट्री लेती है तो उस टाइम पे वो एंट्री कैसे लेती है? वो करती है अपनी सिक्योरिटीज़ का इशू ऑफ सिक्योरिटीज़,
तो सिक्योरिटीज़ को जब इशू करती है तो उस टाइम पे हम सिक्योरिटीज़ लॉ को एप्लीकेबल करते हैं कि किस तरीके से इशू करना है, किन को पहले देना है, किन को प्रेफरेंस देनी है, प्रोमोटर्स का क्या रोल होता है। तो उसके लिए एक्ट लगता है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ओके, रेगुलेटर कौन है? सेबी। सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है कि भाई कंपनी कुछ भी करो आप, हमें पता है आप बिज़नेस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी करना चाहोगे, तो मैं हूँ, सेबी हूँ, मैं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करूँगा, मैं आपको रेगुलेट करूँगा कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है, कौन सी कब फाइलिंग करनी है, आप मुझे कब फाइलिंग करोगे, आपको अपनी वेबसाइट पे क्या डालना है, बहुत सारी चीज़ें। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस लॉ की। तो इंटरनेशनल बिजनेस लॉ क्या है? ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर। आप अपने इंडिया के बाहर से कोई गुड्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, इसका मतलब आप इंटरनेशनल बिजनेस लॉ कर रहे हो। इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो इंटरनेशनल बिजनेस लॉ एप्लीकेबल होगा। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं भाई? प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। आप जब इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस रॉ मटेरियल आते हैं, आप एक्सप्लोर करते हो वेन्यू को, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज लॉ। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉ क्या है? अब फ्रेंड, बाहर से मनी लेके आना, मनी लेके जाना, ये होता है फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यहाँ पे एप्लीकेबल होता है और इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था जो अब हट चुका है, मतलब इसको रिपील कर दिया गया है और इसकी जगह ये वाला एक्ट आ गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो प्रोटेक्ट करता है किसके? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। ये प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के राइट्स को। कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स होते हैं? राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हेयर्ड, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट टू सीक रिड्रेसल। फिर ये क्या करता है? ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शंस भी बताता है और प्रोसीजर फॉर मेडिएशन भी बताता है, मतलब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के तरीके से। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन। अब लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है? अब ध्यान से समझना, सोसाइटी में किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के दो तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होता है, एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होता है। तो आर्बिट्रेशन जो है वो एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, जो कि क्या है, किस एक्ट के थ्रू चलता है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसके बारे में डिटेल्स में अभी हम नीचे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो इसके अंदर दो तरीके के आर्बिट्रेशन आते हैं, एक आता है डोमेस्टिक, एक आता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और इन दोनों के अंदर जो अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स का मतलब होता है डिसीज़न। क्या होता है? लिख लीजिए आप, ये डिसीज़न, अवार्ड का मतलब होता है डिसीज़न। तो उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड और इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रॉपर्टी तीन तरीके की होती हैं। एक होती है मूवेबल, जिसको आप मूव कर सकते हो, एक होती है इमूवेबल, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, एक होती है इंटेलेक्चुअल। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसका इंटरेस्ट भी, इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन। तो ये कंट्रीब्यूट करता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। इसके एग्जांपल क्या हैं? पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, डिज़ाइन एक्ट 2000, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी लॉ की। अब इंसॉल्वेंसी लॉ क्या है? तो फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जो है वो इंसॉल्वेंसी लॉ के लिए अप्लाई होता है। तो कभी कभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल, हर इंसान के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे बिजनेस की भी होती हैं। तो जब हमारे पे एसेट्स ज़्यादा होते हैं लाइबिलिटी से, तो हम मानते हैं कि हम बहुत अच्छी स्टेज पे हैं और हम प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब हम फाइनेंशियल वर्थी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन यहीं पे अगर ये उल्टा हो जाए फिर, यानी कि अगर आपके टोटल एसेट्स कम हो गए टोटल लाइबिलिटीज़ से, तो गड़बड़ है। तो इसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। याद रखना, इंसॉल्वेंसी
बोलते हैं इस चीज़ को, अगर आपके एसेट्स कम हैं, लाइबिलिटी ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब आप इंसॉल्वेंट हो गए। ये वर्ड में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, याद रखना, अभी सुनो, क्योंकि इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। इंसॉल्वेंसी है इनफॉर्मल तरीके से कोई व्यक्ति, आपको लग रहा है कि उसके एसेट्स कम हो गए हैं लाइबिलिटी से, तो आप बोल दो उसको कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016 उस पर्सन को चांस दे देता है कि आप आओ, खुद को रिवाइव कर सकते हो और अपने नए ज़िंदगी को जी सकते हो, स्टार्टिंग से बिजनेस वगैरह बंद करके अच्छे से अपने एसेट्स को दोबारा बढ़ा सकते हो। तो ये चांस देता है। अब देखिए, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया। अब देखो बैंक्रप्सी क्या होता है। बैंक्रप्सी का मतलब होता है लीगल स्टेटस दे दिया कोर्ट के द्वारा कि आप बैंक्रप्ट हो गए। इंसॉल्वेंसी लीगल वर्ड नहीं था, मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि जो इंसॉल्वेंसी वर्ड है वो लीगल वर्ड नहीं है। कोर्ट ने नहीं बोला कि आप इंसॉल्वेंट हो। कोर्ट जो बोलेगा वो बैंक्रप्ट बोलेगा कि आप बैंक्रप्ट हो गए हो। तो बैंक्रप्सी का वर्ड जब भी आएगा, इसका मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। ये क्या है, लीगल स्टेटस, कि वो जो है वो अपना रीपे नहीं कर सकता अपने इट्स डेट्स टू क्रेडिटर। ये फॉर्मल डिक्लेरेशन है ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, उसकी फॉर्मल डिक्लेरेशन क्या है, बैंक्रप्सी। आई होप आपको क्लियर हुआ है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का फ़ायदा कौन कौन ले सकता है, कौन कौन कंपनी इसमें एप्लीकेशंस लगा सकती हैं। पहला, कंपनी लगा सकती हैं जो 2013 या उससे पहले के लॉ में रजिस्टर्ड फॉर्म्ड हुई थी, LLP, स्पेशल एक्ट में कोई कंपनी बनी है वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई कर दे वो, और इंडिविजुअल्स। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉर्पोरेट है उसका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा। तो भाई कोई भी कॉर्पोरेट डेटर, कोई भी एनी कॉर्पोरेट डेटर अगर डिफ़ॉल्ट करता है, क्या करता है, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है ना वो 1 करोड़ का होता है। कितने का, 1 करोड़ का। कोई भी कॉर्पोरेट डेटर अगर 1 करोड़ का डिफ़ॉल्ट करता है तो नीचे दिए गए पर्सन्स A, B, C एप्लीकेशन लगा सकते हैं। किस चीज़ के लिए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करवाओ, इसको इंसॉल्वेंट करो, बैंकरप्ट करो, हमारा पैसा हमको दो और इसकी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट कर दो। फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर कॉर्पोरेट डेटर खुद। जब भी कमेंसमेंट होता है किर्प का, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का, तो एक सेक्शन आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का 14। इस सेक्शन के थ्रू मॉरेटोरियम डिक्लेयर हो जाता है। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है वो एक ऑर्डर पास कर देती है कि मॉरेटोरियम डिक्लेयर हो गया, जिसका मतलब होता है जब भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो रहा होगा तो ये सारी चीज़ें, नीचे दी गई चीज़ें प्रोहिबिट कर दी जाएंगी। पहला, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, या कोई भी कॉन्टिन्यूशन पेंडिंग सूट्स हो रहे हैं, सूट मतलब कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं, वो सब कुछ प्रोहिबिट हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, एनकम्बरिंग हो रही है, वो सब प्रोहिबिट हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन या फोरक्लोजर रिकवर करना है आपको, वो सब कुछ प्रोहिबिट करना पड़ेगा। किसी प्रॉपर्टी की रिकवरी कर रहे हो, सब प्रोहिबिट हो जाएगा। सो अब हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, कि नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम क्या होता है, और लिटिगेशन जो हम कर रहे हैं रेजोल्यूशन थ्रू कोर्ट्स, तो ये क्या होते हैं। सबसे पहली बात आप ये जान लो कि कोर्ट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिविल कोर्ट्स, और दूसरा होता है कि अगर किसी ने बहुत सीरियस क्राइम किया है उसके लिए बनते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट्स। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो बहुत सीरियस फ्रॉड्स के लिए हैं, और जो सिविल कोर्ट्स हैं ये सिविल डिस्प्यूट्स के लिए होते हैं, और यहाँ पे सिविल लॉ अप्लाई होता है, CPC 1908। और जो क्राइम के लिए जो क्रिमिनल लॉज होते हैं उसके लिए IPC, इंडियन पिनल कोड, और आपका CRPC 1973 अप्लाई होते हैं। तो लॉज जो हैं वो 2 तरीके से होते हैं, क्रिमिनल एंड सिविल।
अब मैं आपको बता दूं कि लॉ जो हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड भी किए जाते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, मैं बताता हूँ। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर हमको ये पता चलता है कि कौन पर्सन गिल्टी है, यानी कि किसी को गिल्टी अगर देखना है कि वो गिल्टी है, उसने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया, ये सब कुछ हमको पता चलता है सब्सटेंटिव लॉ के अंदर। और प्रोसीजरल लॉ के अंदर उस गिल्टी पर्सन को क्या पेनल्टी देनी है, किस तरीके से पेनल्टी देनी है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजरल होगा, वो प्रोसीजरल लॉ के अंदर पता चलता है। तो जो क्रिमिनल लॉ है उसका सब्सटेंटिव लॉ जो होता है वो आईपीसी होता है, यानी कि आईपीसी के अंदर आप देखते हो कि सामने वाला पर्सन गिल्टी है या नहीं। और सीआरपीसी के अंदर आप ये देखते हो कि उस पर्सन को किस तरीके से ट्रीट करना है, मतलब क्या उसकी पेनल्टीज़ हैं, क्या उसका प्रोसीजर क्या है, मतलब क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से एक हिरार्की मेंटेन की जाएगी। और सिविल लॉ का जो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ होता है वो दोनों सीपीसी 1908 ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑफ कोर्स से पता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अब बात करते हैं सिविल कोर्ट्स की टाइप्स की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स। तो सीपीसी की अगर हम बात करूं तो सीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये क्राइम के लिए हैं, वो सिविल क्राइम के लिए हैं। और आईपीसी की इंडियन पिनल कोड। यहाँ पे हमने कोड की बात की कि क्रिमिनल कोड्स कितने टाइप के होते हैं और सिविल कोड्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या है, एक है कमांड जो कोर्ट ने दी है कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। बट ये कोई एंड नहीं है कि मतलब वो केस सॉल्व हो गया है। ऑर्डर जज कभी भी दे सकता है अगर आपकी प्रोसीडिंग चल रही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिक्री की। डिक्री क्या है, डिक्री में क्या होता है, कोर्ट जो है वो डिटरमाइन कर देता है कि पार्टीज़ का राइट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है तो वो प्रॉपर्टी किसकी है, उसका राइट वो जज बता देगा कि प्रॉपर्टी किसी पर्सन ए की है या पर्सन बी की है। ये जो है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकते हैं एंड फाइनल भी हो सकता है। ये केस के स्टार्टिंग में भी दिया जा सकता है और फाइनल भी बोला जा सकता है डिक्री को लेके। जजमेंट क्या होती है, जजमेंट होती है ऑर्डर और डिक्री के ऊपर जो स्टेटमेंट देता है जज कि क्यों दी है उसने डिक्री और ऑर्डर, वो जजमेंट होता है। अब बात करते हैं टेम्पररी एंड परमानेंट इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर का मतलब होता है कि कोर्ट बोलता है कि आप ये काम अभी तक तो मतलब अभी नहीं करोगे, स्टे लगा दिया है, इस काम को अभी रोक दो। मतलब इंजंक्शन लगा दिया है कि आगे आप ये वर्क नहीं कर सकते। अगर एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है तो दोनों पार्टीज़ को बोल दिया कि इंजंक्शन लग गई है, ना पार्टी ए उसके अंदर रह सकता ना पार्टी बी उसके अंदर रह सकता। तो वो टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है। समरी प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ट्रायल चल रहा था, ट्रायल मीन्स प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही थी, तो वहाँ पे ना एक अनदर पार्टी ने, जो डिफेंडेंट है या फिर जो प्लेंटिव है, दोनों में से किसी एक ने गलत एविडेंस दे दिया, फॉल्स एविडेंस। अब प्लेंटिव होता है केस करने वाला, डिफेंडेंट होता है जिसके ऊपर केस होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में ये जो टॉपिक है ये इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना, आप सोच नहीं सकते। इस टॉपिक का नाम है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। क्या है, इसको जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन सिस्टम क्या होता है आखिर। अब मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई दो पर्सन है, पर्सन 1 एंड पर्सन बी, इन दोनों के बीच में हुआ डिस्प्यूट। किसी भी कारण से हो सकता है, डिस्प्यूट कोई बता के नहीं आता, कभी भी हो सकता है, पार्टनरशिप में, कंपनीज में, बिजनेस में, कहीं भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो एक नॉर्मल लाइफ के अंदर ये दोनों पर्सन अपने डिस्प्यूट को किस वे में रिजॉल्व करेंगे, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? अगर बता सकता है तो अभी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो। अब मैं बताता हूं। नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में क्या होता है, हम लोग जाते हैं कोर्ट में,
जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जुडिशरी लेवल पे डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये होता है हमारा नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हम जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑर्डर आता है, जज ने हमको ऑर्डर दिया, अगर हम उस ऑर्डर से सेटिस्फाई हैं तो इट्स ओके, अगर सेटिस्फाई नहीं है देन हम अपील करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के ऑर्डर से अगर सेटिस्फाई है तो इट्स ओके, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है देन हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हम सेटिस्फाई नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होता है और ये माना जाता है कि अब उस पर डिसीजन आ चुका है, इसके आगे कोई अपील नहीं है, आपको वो बात माननी पड़ेगी, आपके साथ पूरे देश को माननी पड़ेगी। ये हो गया नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। अब है इस पॉइंट की ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम क्या होता है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम नॉर्मल रेजोल्यूशन सिस्टम से अलग है। क्यों? अब मैंने जैसे एग्जांपल लिया पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए बिजनेसमैन, पर्सन बी भी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने बिजनेसमैन से करी डील। क्या करी? डील। अब मैंने जैसा कि बताया फ्यूचर इज अनसर्टेन, और पार्टनरशिप हो, बिजनेस हो, डिस्प्यूट तो होते ही हैं। इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप किया और ये बात तो हम जानते हैं क्योंकि हम एमबीए कर रहे हैं, हमें पता है डिस्प्यूट तो होगा ही होगा, ठीक है। जब डिस्प्यूट होगा हमको पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज से रिलेटेड हो, डिस्प्यूट तो होना है। अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा तो आज और अभी हम लोग क्या करेंगे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कहता है कि ये दोनों बिजनेस जो है वो आपस में करेंगे एग्रीमेंट। क्या करेंगे? एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो होगा, फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट है, ये इसने साइन किया इस पेपर पे कि हमारा कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम नॉर्मल रेजोल्यूशन सिस्टम में ना जाके आज ही एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और वो जो पर्सन होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, उसको हम आर्बिट्रेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। वो जो आर्बिट्रेटर होगा फ्यूचर में पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ये दोनों उधर ना जाके, नॉर्मल रेजोल्यूशन सिस्टम में ना जाके, ये उस पर्सन के पास जाएंगे कि आप हमारा डिस्प्यूट रिजोल्व कर दीजिए। आप सोच सकते हैं इसका कितना बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है कि एक बिजनेसमैन जिसको हमेशा बिजनेस करना होता है, एक बिजनेसमैन जिसका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है उसका प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो डेली बेसिस पे एक डिस्प्यूट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, बार बार एडवोकेट से बात करे, बिजनेस करेगा या डिस्प्यूट को संभालेगा? आप मुझे बताओ सोच के, क्या वो ऐसा कर सकता है? कर सकता है, लेकिन कितना टाइम वेस्ट है। ये देखो ना, टाइम वेस्ट, उसका हर चीज में वेस्टेज हो रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी कि एक एमबीए स्टूडेंट अगर एक हायर लेवल पोजीशन पे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ उसकी मीटिंग होती है, तो वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब डील होती है तो डील के टाइम पे क्या एडवाइस कर सकता है कि सर, मैम, आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के हिसाब से एक आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट साइन कर लीजिए कि फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हमको उधर ना जाके एक थर्ड पार्टी जो इंडिपेंडेंट होगा, जिसको ना हम जानते ना हमारा पार्टनर जानता, हम अपना डिस्प्यूट उस पर्सन से रिजॉल्व करा सकते हैं। इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कंप्लाइंस होती हैं, वो हम आगे अगर चैप्टर में आएगा तो पढ़ेंगे। अब जैसा आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम नॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम नहीं होता। ये एक मोड है जहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट मतलब किए जाते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम रिजॉल्व करते हैं अपना डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। यहाँ पे जो है ना रिड्रेसल जो है बहुत जल्दी हो जाता है और ये चीपर पड़ता है हमको। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, लॉयर अपॉइंट करो, वहाँ जाके उसको फ़ीस दो या अदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे ना पैसा खर्च हो जाता है। और ये एक प्रोवाइड करता है सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम दोनों पार्टीज़ मिलके ही एक तीसरे पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब इंडिपेंडेंट है, जिसको दोनों पार्टीज़ में से कोई भी नहीं जानता। तो इजी रहता है, दोनों का ही एग्रीमेंट है कि चलो भाई, तो वो ज़्यादा मतलब इजी रहता है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है और एक फास्ट ट्रैक सिस्टम है ये। अब बात करते हैं मेथड की। तो
तो पहला मेथड आता है आर्बिट्रेशन का। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से गवर्न करता है। ये एक मेथड है जो कि सिविल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, सेटिंग करता है किसकी? सिविल डिस्प्यूट की। अब सिविल डिस्प्यूट क्या होता है? जो क्राइम नहीं है, सीरियस क्राइम नहीं है, सिविल क्राइम है, ये इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होता है। मतलब यहाँ पे जो थर्ड पर्सन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ना उसको पार्टी 1 जानती ना पार्टी 2 जानती। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर 2 पार्टीज़ के बीच में, और इस एग्रीमेंट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है इस पूरे एक्ट पे। मतलब पूरे एक्ट में कुछ भी लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपने एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा है वो माना जाएगा। अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो प्रोविजंस हैं वो गवर्न किए जाएंगे, वो माने जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसे होता है? सुनो मेरी बात। फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या तो आप आर्बिट्रेशन का क्लॉज ऐड कर दीजिए, तो ऐसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर आप सेपरेटली आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना दीजिए। समझ आया? नहीं, आई होप समझ आ गया होगा। पहला क्या है कि आप क्या कर रहे हो, एक क्लॉज ऐड कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई MOU साइन हो रहा है, तो वहाँ पे आपने छोटा सा क्लॉज नीचे लिख दिया कि हमारे डिस्प्यूट जो रिजॉल्व होगा वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के मतलब आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा। या फिर आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉपर एग्रीमेंट ही बना रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है, 2 ऑप्शन हैं। पार्टीज़ यहाँ पे क्या करती हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती हैं, ठीक है, जो डिटरमाइन करता है डिफरेंस इन डिस्प्यूट बिटवीन उन दोनों पार्टीज़ के बीच में बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट। अगर पार्टीज़ अपॉइंट करती हैं एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर को, तो उसको हम आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पार्टी 1 एंड पार्टी 2। पार्टी 1 का नाम है सोनू वर्मा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और पार्टी 2 का नाम है दीपक शर्मा जो डीलर है। अब पार्टी 1 ने अपॉइंट किया अखिलेश को, ये आर्बिट्रेटर है, और पार्टी 2 ने भी एक अपॉइंट किया आर्बिट्रेटर जिसका नाम रामू है। अब देखो क्या होता है, मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर दूं एक चीज़, आर्बिट्रेशन के अंदर जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है वो ऑड नंबर में होता है, इवन नंबर में नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखना। आप ये कंफ्यूज मत होना कि ऊपर तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है एग्रीमेंट का, ठीक है होता है, लेकिन ऑड नंबर में ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं। यानी दोनों पार्टीज़ अपने अपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी, और उनके दोनों आर्बिट्रेटर एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे जो मैटर को रिजॉल्व करेगा, जिसको बोलते हैं क्या? प्रीसीडिंग आर्बिट्रेटर। तो अखिलेश और रामू ये दोनों आर्बिट्रेटर हैं पार्टी 1 और पार्टी 2 के। इन दोनों आर्बिट्रेटर ने मिलकर एक तीसरे पर्सन को अपॉइंट किया जो दीपक गौतम यानी कि मैं। तो मैं कौन हुआ? प्रीसीडिंग आर्बिट्रेटर। कौन हुआ? प्रीसीडिंग आर्बिट्रेटर, मतलब मैं मेन हूँ, मैं रिजॉल्व करूँगा। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है नेवर बी एन इवन नंबर, क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। यानी कि आर्बिट्रेटर 1 अपॉइंट होगा, या तो 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे। 1 कैसे हुआ? दीपक गौतम 1 है। 3 कैसे हुआ? 3 कैसे होगा? 3 ऐसे होगा, देखो अखिलेश और रामू अपॉइंट हुए थे, हो सकता है कोई, अब ये दोनों मिलके 2-2 अपॉइंट कर लें, मतलब अखिलेश एक और आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले, रामू भी एक और आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले, फिर वो दोनों जो आगे आए हैं वो दोनों मिलके कोई तीसरा अपॉइंट करेंगे। तो ऐसे 3 होते हैं, ऐसे 5 होते हैं। अब बात करते हैं मेडिएशन की। तो मेडिएशन एक तरीके का सेटलमेंट होता है जहाँ पे पार्टीज़ जो हैं वॉलंटियरी कंसेंट देती हैं कि हम यार अपना मतलब म्यूचुअली मतलब सॉल्व करना चाहते हैं यार, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डिवोर्स वगैरह के केसेस होते हैं ना, इस तरीके से आप समझ लीजिए, मतलब आपस में बैठा के सेटलमेंट कर देते हैं, और दोनों चाहते भी यार हमारी सेटलमेंट हो जाए। क्या करें भाई, प्यार मोहब्बत इतनी होती है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा एग्रीमेंट? ये जैसे कंसेंट होती है ना, तो इसको कंसेंशुअल एग्रीमेंट बोलते हैं, कंसेंशुअल एग्रीमेंट, ठीक है। तो कंसिलिएशन क्या होता है? जो कंसिलिएशन है ये इनफॉर्मल प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कुछ फॉर्मली काम नहीं होता। यहाँ पे हम एक जैसे किसी पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं कि यार आप हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दो, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो आर्बिट्रेशन एक्ट जो है ना, वो इसको फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन दे देता है कंसिलिएशन के लिए। अब वो क्या होता है क्या नहीं होता यार, देखो ये कोर्स के अंदर इतना स्पेसिफाई नहीं किया गया। अगर आपको पर्सनली जानना हो तो मुझे बता दो, तो उसके ऊपर वीडियो बन सकती है, वरना यार ऐसे तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। पता है ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, आप ना इनको छोटा समझ रहे होगे। एक बिज़नेस लेवल पे जब आप एक बिज़नेस करोगे ना, जब आपको पता चलेगा। छोटा मोटा बिज़नेस की बात नहीं कर रहा
मैं कर रहा हूँ बड़े बिजनेस की बात। वहाँ पे ये सब चीज़ें ना ऐसे आप पढ़ोगे ना कि भाई क्या है, मतलब जानना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये तो एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। अब आता है नेगोशिएशन का, मतलब होता है बातचीत करके आप रिजॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे दोनों पार्टीज से जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है वो मतलब सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बिना थर्ड पार्टी के। मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। यहाँ पे आप किसी की कंसल्ट ले रहे हो। क्या ले रहे हो? कंसल्ट, किसी लॉयर की या फिर किसी और प्रोफेशनल की, कि सेटलमेंट से पहले, जो मतलब आपको अवेयर करेगा आपके राइट्स के लिए कि क्या आपका राइट्स है क्या नहीं है। अब आते हैं ट्रायल। ट्रायल के अंदर ये कोई वॉलंटरी प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे पार्टीज़ के पास कोई पावर नहीं है कि वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। थर्ड पार्टी यहाँ पे इंटरवीन करता है कि जज जो है वो डिक्टेट करे सेंटेंस को, ठीक है, एंड रिजॉल्व करे प्रोसेस को। अब देखो सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का सेक्शन है 89, वो क्या कहता है कि अगर पार्टी जो अपीयर होती हैं कोर्ट के सामने और उसको ऐसा लगता है कि यार इनका जो केस है ना ये मतलब आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है, तो यार कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो भैया, तुम जाओ अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो और अपने हिसाब से अपना केस को सॉल्व करो। तो कोर्ट में फॉर्मुलेट टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट एंड रेफर द सेम फॉर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या फिर मेडिएटर या फिर जुडिशियल। एंड फाइनली हमने अपना ब्लॉक 1 कंप्लीट कर लिया, वो भी इग्नू की स्टडी मटेरियल से, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के साथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए ब्लॉक 2 की आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे ऐसी और वीडियो देखते रहना। और हाँ, जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी जल्दी से जाओ वो वाली वीडियो देखो, जब इस वीडियो को देखना और उसके बाद आगे की वीडियो देखना। चलते हैं, नमस्कार।